सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी क्या चीज़ है, ये किस काम में आती है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में आज आपको बता रहे हैं। सांख्यिकी में हम प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पे देखते रहते हैं संख्यात्मक आंकड़े और सारणियाँ और आलेख, लेखा चित्र देखते हैं। उनके द्वारा हमें आंकड़ों को समझाया जाता है कि हमारे जीवन में ये आंकड़े किस प्रकार काम में आते हैं। इसके बाद आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले सांख्यिकी में हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं। संग्रह उनको एकत्रित जो करते हैं, इकट्ठे करते हैं, उनको संग्रह करते हैं। उन आंकड़ों को संग्रह करने के पश्चात उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया जाता है कि उनको समझने में हमें सरलता हो, आसानी से समझ सकें, निष्कर्ष निकाल सकें। फिर उन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने के बाद में उनका अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद में उनकी अर्थपूर्ण व्याख्या की जाती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्ष को हम मानव जीवन में अपने उपयोग में काम में लेते हैं। ये जो जिसमें अध्ययन किया जाता है वो संख्या गणित की सांख्यिकी कहलाती है। हम जो आंकड़े हैं, ये क्या चीज़ है? आंकड़े एक निश्चित उद्देश्य के लिए, जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, वो तथ्य होते हैं, चाहे वो अंक हो चाहे तथ्य हो, उनको एक निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जाता है, उन्हें आंकड़े कहते हैं। ये आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़े जिन्हें हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, एक सेकेंडरी आंकड़े जिन्हें हम द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े भी कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े व्यक्ति खुद प्राप्त करता है, खुद मेहनत करता है और खुद संपर्क करके, जो अध्ययन करके जो आंकड़े जो व्यक्ति अन्वेषण करता है, वो खुद उनको प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो खुद मेहनत न करके कोई संस्था से प्राप्त करते हैं, अखबारों से प्राप्त करते हैं, उनको द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। ये द्वितीयक आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाशित, एक अप्रकाशित। प्रकाशित आंकड़े न्यूज़पेपर, टीवी चैनल या अन्य शोध संस्थाएं हैं, उनमें प्राप्त होते हैं। और अप्रकाशित आंकड़े जो शोध संस्थाएं हैं, उनमें जो न्यूज़पेपर प्रकाशित नहीं हुए हैं, वो अप्रकाशित आंकड़े हैं। जो प्रेस में प्रकाशित हो गए वो प्रकाशित, और जो नहीं हुए वो यथाप्राप्त आंकड़े। जो अन्वेषण करता है, जो आंकड़े खुद प्राप्त करता है, वो कच्चे आंकड़े या यथाप्राप्त रॉ डाटा कहते हैं। अपन मान लीजिए गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, गणित विषय में 10 छात्र हैं और कक्षा 10 में ही पढ़ने वाले हैं। उनके जो प्राप्त अंक हैं, तो किसी के मान लीजिए 10 छात्र हैं, पहले साल 10 अंक आए, दूसरे के 8 आए, तीसरे के 90 आए, 88 आए, 7 आए, 50 आए, 55 आए, 75 आए, 85, 17। ये 10 छात्र हैं, उनके जो अंक आए हैं 10 हैं, 8 हैं, 90 हैं, 88 हैं, 7 है, 50 है, 55 है, 75 है, 85 है, 17 है। अब इनका जो हमें अध्ययन करना है, इनका प्रस्तुतिकरण करना है, तो इनको सबसे पहले या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। एक तो या तो आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में, बढ़ते, सबसे पहले जो सबसे कम अंक है वो लिखेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा और उसके बाद में उससे ज़्यादा। अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे और उसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमें जो लिखने में आसानी रहेगी वो बढ़ते क्रम में रहेगी। तो हम आरोही क्रम में इनको लिखते हैं, आरोही क्रम। इनमें देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा है? 7। 7 के बाद में देखिए 8 है, 8 के बाद में
10 है, 10 के बाद में 17 है, और 17 के बाद में 50 है, 50 के बाद में 55 है, 55 के बाद में 75 है, और 75 के बाद में 85 है, और 85 के बाद में 88 है, 88 के बाद में 90 है। अब इसमें देखिए हमें ये 7 दिखाई दे रहा है, जो सबसे कम अंक आए हैं वो 7 हैं, और जो सबसे ज़्यादा अंक आए हैं वो 90 है। इन दोनों का जो अंतर है उसको हम कहते हैं परिसर। परिसर, परिसर का मतलब है रेंज। और परिसर होता क्या है, अधिकतम जो अंक है उसमें जो न्यूनतम अंक है उसको घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो परिसर कहलाता है। परिसर का मतलब हो गया अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। इसमें देखिए अधिकतम संख्या कितनी है, 90, और न्यूनतम है 7। इसका परिसर हो गया 83। ये कहलाता है परिसर। अब ये अंक हमने लिखा, ये तो बहुत कम अंक है। लड़कों की संख्या कितनी थी, 10 छात्रों के। क्लास में यदि हमें 30 है, संख्या ज़्यादा हो गई, तो उस समय इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना आसान नहीं रहेगा। इसके लिए हम इनको वर्गीकृत करेंगे। अब देखिए आंकड़े ज़्यादा हैं। कक्षा में 10 के 30 विद्यार्थी हैं, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। यदि 30 विद्यार्थी हैं तो इनका अध्ययन करने के लिए आरोही क्रम में लिखना संभव नहीं है। तो इसके लिए हम इनको सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने के लिए टेबल कैसे बनाएंगे, सब जो विद्यार्थी हैं, जो अंक प्राप्त हुए, ये अंक हैं, ये प्राप्तांक हैं, या अंक कह दो या प्राप्तांक कह दो। इसको हम लिखते हैं अक्ष विचर। और जो विद्यार्थी संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम बारंबारता कहते हैं F। यहाँ देखिए सबसे कम जो अंक प्राप्त हुए हैं वो है 5, और 5 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 25 है, 25 के बाद में 30 है, 35 है, 40 है, और 40 के बाद में कोई अंक नहीं है। यानी जो टेस्ट हुआ, परीक्षा हुई, वो 50 अंक की थी, और उनमें जो अधिकतम अंक प्राप्त किए वो 40 है, और जो न्यूनतम अंक प्राप्त किए वो 5 है। तो जो प्राप्तांक है 5 है, 5 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद में 25 है, 25 के बाद में 30 है, 30 के बाद में 35 है, और 35 के बाद में 40 है। ये प्राप्तांक है। और अब देखिए 5 प्राप्त करने हैं, इनकी 5 प्राप्त करने वाले तो कितने हैं, 2 विद्यार्थी हैं। 2 विद्यार्थी हैं, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह के लिए कोई संकेत नहीं है। अब देखिए ये हमने 5 प्राप्त किए, तो 5 के सामने एक लाइन सार दो। 20 प्राप्त किए तो 20 के सामने एक लाइन सार दो। 15 प्राप्त किए, 15 के सामने एक लाइन। 25 है, 25 के सामने एक लाइन। 35 है, 35 के सामने एक लाइन। 40 है, 40 के सामने लाइन। फिर 40 है, फिर लाइन। 30 है, 30 के सामने लाइन। 35 है, 35 के सामने लाइन। 20 है, 20 के सामने लाइन। 20 के बाद में 25 है, 25 के सामने। 20 है, फिर 20 के सामने। 35 है, 35 के सामने। 30 है,
30 के सामने, 25 है 25 के सामने, 35 है 35 के सामने, 40 है 40 के सामने, 25 है 25 के सामने, 10 है 10 के सामने, 5 है 5 के सामने लाइन साट दो, 15 है 15 के सामने, 20 है 20 के सामने, 25 है 25 के 4 लाइन है तो 5वीं लाइन इनको क्रॉस करती हुई होगी, 10 10 के सामने, 5 5 के सामने, 25 25 के सामने फिर लाइन, फिर 25 है फिर लाइन, फिर 30 है 30 के सामने लाइन, 40 है 40 के सामने, फिर 40 है। अब देखिए इसमें देखिए 5 जो प्राप्तांक हैं, अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या है 3, यानी 5 जो अंक हैं वो 3 छात्रों ने प्राप्त किया है। तो इससे हम 3 बारंबारता करते हैं, यानी बार बार कितनी बार 5 अंक कितनी बार प्राप्त किए उसको हम कहते हैं बारंबारता, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये 3 है। 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 2, 15 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 2, 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 4, जो 25 अंक प्राप्त करने वाले है 5 2 7, और 30 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या है 3, और 35 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या है 4, और 40 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या है 5। अब देखिए इन अंकों ऊपर से ये तय नहीं हो रहा था कि 25 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, अब ये तय हो रहा है 25 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं 7। अब यदि आपको कहा जाए कि 40 अंक प्राप्त करने वाले संख्या कितने हैं 5, और ये कहें 35 से ज़्यादा 35 या 35 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं 35 से ज़्यादा 35 अंक तो 4 हैं और 5 हैं 35 से ज़्यादा 40 वाले, कुल कितने हो गए 9 छात्र ऐसे हैं जो 35 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यदि हमें ये देखना 10 से कम अंक कितने लड़कों ने प्राप्त किए, 10 अंक प्राप्त करने वाले हैं 10 या 10 से कम, 10 2 हैं और 10 से कम वाले 3 हैं, तो ये है 5। इस प्रकार इनका अध्ययन किया जाता है। ये सारणी है, और ये सारणी भी 2 तरह की होती है कि इनका आगे अध्ययन करने के लिए तो कम है, अब अंक भी कम है 5 10 15, ये 10 कितने 3 6 8 है। यदि इन अंकों की संख्या ज़्यादा है, किसी ने 15 अंक प्राप्त किए हैं, किसी ने 17 किए हैं, किसी ने 37 किए हैं, तब उनकी सारणी बनाएंगे तो वो 2 तरह की सारणी, ये तो अवर्गीकृत है, तब हम वर्गीकृत सारणी बनाएंगे। अब वर्गीकृत सारणी कैसे बनाएंगे ये अब और देखिए आगे। वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी, ग्रुप्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए एक कक्षा में 20 छात्र हैं और उन्होंने जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं वो 5 है 3 है 47 है 48 है 47 है 45 है 35 है 37 है 25 है 17 है 37 31 29 35 28 32 33 38 37 38 है। अब इनकी यदि हम संख्या लें विचर सीधे लें तो ये असंभव है, इसके लिए हम सारणी बनाएंगे, वर्गीकृत वर्ग बनाएंगे। अब वर्ग कितने बनाएं ये उस संख्या पर है, संख्या तय करें कितनी अधिकतम कितनी है और न्यूनतम कितनी है। इसमें देखिए अधिकतम न्यूनतम 3 है और अधिकतम 48 है, तो इसका मतलब लगभग 50 है। 50 के लिए वर्ग जो बनाएंगे, पहला वर्ग बनाएंगे जैसे 0 से 9। 0 से 9 का मतलब है ये 0 से शुरू होगा और 9 तक इसमें आएगा। दूसरा वर्ग हमने बना लिया 10 से 19, 10 से 19। तीसरा बना लिया 20 से 29 और तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया 30 से 39 और पांचवा है 40 से 49। अब इसका ये अर्थ हुआ कि पहला वर्ग है इसको हम पहला वर्ग कहेंगे, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है
ये चौथा वर्ग है, ये 5वां वर्ग है, इससे ज़्यादा हो तो 6वां, 7वां, 8वां। इसकी दो सीमाएं हैं, ये निम्न सीमा है और ये है ऊपरी सीमा, उच्च सीमा। जो निम्न सीमा है, लोअर सीमा है, जो न्यूनतम संख्या है किसी वर्ग की, जैसे तीसरे वर्ग की 20 है, ये न्यूनतम संख्या है, ये कहलाती है निम्न सीमा और ये कहलाती है ऊपरी सीमा। और इनका दोनों की जो अंतर है, तो इसमें 20 भी आ रहा है, 29 भी आ रहा है, 20 से 29 तक का, 20 से ये 10 संख्या हो गई, ये कहलाता है इसका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब इसमें जो पहला वर्ग है 9 तक है, दूसरा वर्ग शुरू हो रहा है 10 से। अब इसमें आगे वही वर्ग है, फिर इसको आप लिखेंगे मिलान चिन्ह, और फिर है प्राप्त छात्रों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और विद्यार्थियों की जो संख्या है ये बारंबारता कहलाती है, और बारंबारता को अपन लिखते हैं F के द्वारा। ये 5 है तो 5 तो इसमें आएगा पहले में, 3 0 से 9 के बीच में आएगा, 47 40 और 49 के बीच में आएगा, 48 40 और 49 के बीच में आएगा, 47 40 और 49 के बीच में आएगा, 45 40 और 49 के, 35 30 और 39 के बीच में आएगा, 37 30 और 39 के बीच में आएगा, 25 20 और 29 के बीच में आएगा, 17 10 और 19 के बीच में, 37 30 और 39 के बीच में, 31 30 और 39 के बीच में, 29 20 और 29 तक है ये, 35 30 से 39 तक, ये पांचवी लाइन ये आ जाएगी, 28 20 से 29 के बीच में आएगा, 32 30 और 39 के बीच में आएगा, 33 30 और 39 के बीच में आएगा, 38 30 और 39 के बीच में आएगा, 37 30 और 39 के बीच में आएगा, और 48 40 और 49 के बीच में आएगा। अब देखिए 0 से लेके 9 तक जो अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या है 2, 10 से 19 के बीच में 1, 20 से 29 के बीच में 3, 30 से 39 के बीच में 9, और 40 से 49 के बीच में 5, और यहां हो जाएगा कुल 3 6 15 20। अब इस सारणी से हम अध्ययन करते हैं। इस सारणी में देखिए ये पहला वर्ग है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा वर्ग, ये 30 से 39 है, तो 30 से लेकर 39 तक जो अंक प्राप्त किए हैं उन छात्रों की संख्या है 9, और 40 से 49 तक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 5। यदि हम ये कहें 30 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 9 और 5 कितनी होगी, 14। इस प्रकार इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसकी जो किसी वर्ग लेंगे, अपन ये तीसरा वर्ग लें, और ये तीसरे वर्ग में निम्न सीमा है 20 और ऊपरी सीमा है 29, और चौथे वर्ग की निम्न सीमा है 30 और ऊपरी सीमा है 39। इस वर्ग की 29 और इसकी 30, इन दोनों में अंतर है। यदि किसी के 29.5 29.5 अंक प्राप्त आए तो वह कौन से वर्ग में जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक सतत सारणी बनाने का प्रयास किया कि इन दोनों का जो अंतर है 30 और 29 का अंतर कितना है, यानी किसी वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा का जो अंतर है 29 और 30 1 का अंतर है, उसमें 2 का भाग आधा कर दो, 0.5, ये 0.5 है, ये निम्न सीमा में से कम कर दो, 20 में कम करेंगे तो ये 19.5 हो जाएगी, और ऊपरी सीमा में जोड़ेंगे तो ये 29.5 हो जाएगी। तो ये इसकी निम्न सीमा 19.5, ऊपरी सीमा हो गई 29.5। अगले की देखिए इसकी हो जाएगी 29.5
और ये हो जाएगी 39.5। इसके 0.5 कम करें तो ये हो जाएगी 39.5, ये हो जाएगी 49.5। इसी प्रकार ये दूसरा वर्ग है, इसमें कम कर ये 9.5 हो जाएगी और ये हो जाएगी 19.5। ये निम्न सीमा में कम करेंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे, तो ये जो है सतत हो जाएगी। धन्यवाद।